हेलो दोस्तों, मैं रवि चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार भारत अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और यही प्राचीन भारत की श्रृंखला में हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लासों में यहाँ पर मौर्य और गुप्त साम्राज्य को पढ़ा है। यदि आप लोगों ने मौर्य और गुप्त साम्राज्य को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप संपूर्ण मौर्य और गुप्त साम्राज्य को पढ़ सकते हैं। और जो आज की क्लास में हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, हम लोग आज की क्लास में मुख्य रूप से हमारा टॉपिक रहेगा सुंगवंश। सुंगवंश के बारे में हम लोग जो जो समझेंगे। और हम जो हमारा एक एक महत्वपूर्ण फोकस रहेगा सातवाहन वंश पर। इन दोनों वंशों पर आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलिएगा, क्लास की शुरुआत होगी पहले प्रश्न के साथ में। और जो आप लोगों को पहला प्रश्न जो दे के रखा है, जो महत्वपूर्ण रूप से तीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे के रखे, इसमें से आपको ये बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही आप लोगों को ये बताना है। देखिएगा, पहला हम लोगों को देके रखा है कि अंतिम मौर्य शासक बृहदस की हत्या उसके जो प्रधान सेनापति पुष्यवती शुंग ने की थी। क्या यह बात सही है या गलत, हम लोगों को ये बताना है। देखिएगा, हम सभी जानते हैं कि जो मौर्य वंश का संस्थापक माना गया, इसी मौर्य वंश का जो संस्थापक का जो श्री दिया जाता है वह चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया। चंद्रगुप्त जो मौर्य है, इसी मौर्य वंश का हमें मुख्य रूप से जो संस्थापक जो देखने को मिलता है, वही इसी मौर्य वंश का जो हमें अंतिम रूलर देखने को मिलेगा, यानी अंतिम शासक जो यहाँ पर देखने को मिलता है, वो कौन मिलेगा? फिर राइट आंसर होगा वह हमें बृहदस्थ देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? बृहदस्थ, जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यह बात सही है कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक यहाँ पर जो बृहदस्थ हुआ करता था, और उसका जो सेनापति कौन हुआ करता था? पुष्यभूति शुंग। यह बात भी सही है कि इसी बृहदस्थ का अंतिम जो प्रमुख रूप से जो सेनापति हुआ करता था, वो यहाँ पर पुष्यभूति शुंग हुआ था, जो शुंग हुआ। और यही पुष्यभूति शुंग के द्वारा इसी बृहदस्थ की क्या की गई थी? यहाँ पर हत्या की गई। उसके बाद में क्या किया था इसने? शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद क्या किया था इसने? शुंग वंश की स्थापना की। तो यह हमें बिल्कुल यहाँ पर सही देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोगों को देख के रखा है कि अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की, और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। यह बात भी बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। देखिएगा, हमने अभी देखा कि जो शुंगवंश हुआ, उसी शुंगवंश का जो संस्थापक माना गया, उसी शुंगवंश का जो संस्थापक हम लोगों को यहाँ पर माना जाता है, वो यहाँ पर पुष्यभूति शुंग माना गया। कौन माना गया? पुष्यभूति शुंग माना गया। लेकिन इसी पुष्यभूति शुंग के बाद शासक कौन बनेगा, यदि सवाल पूछ लेगा, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर भद्र भद्र नामक एक व्यक्ति शासक बनेगा। और इसके बाद हमें जो अंतिम शासक यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो अंतिम शासक हमें यहाँ पर देवभूति देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? इसी शुंग वंश का देवभूति हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये जो देवभूति की हत्या, क्या इसके जो मंत्री क्या वासुदेव कर्ण के द्वारा की गई थी? यह बात बिल्कुल सही है कि यह जो इसी शुंग राजा देवभूति की हत्या इसके मंत्री हुआ करता है, जिसका नाम था वासुदेव, इसके द्वारा किया गया था। और फिर इसी वासुदेव ने जो आगे चलकर कर्ण वंश की क्या किया था? स्थापना किया था। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। और यदि आप लोगों से सवाल यहाँ पर यदि ये पूछ लेगा कि लास्ट रूलर कौन हुआ करता था कर्ण वंश का, यानी कर्ण वंश का यहाँ पर जो अंतिम शासक कौन माना गया, तो यही जो कर्ण वंश का अंतिम शासक यहाँ पर सुषमर्ण माना जाता है। कौन माना जाता है? सुषमर्ण माना जाता है। आप सभी को याद हो, यहाँ पर याद होना चाहिएगा, जांध्र के कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया गया था। क्या उसे पद से बाहर निकाला गया था? यह बात बिल्कुल हम लोगों को सही देखने को मिलती है। और वो कौन हुआ करता था? सुषमर्ण हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हमें जो ऑप्शन नंबर ए भी सही देखने को मिला, बी भी हमारा सही, और थर्ड भी हमें सही देखने को मिला है। मतलब ये जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए थे, इसमें से सभी सही हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर इतना सारा याद होना चाहिए। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, हम लोगों से सवाल यह पूछा है कि कौन से पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने स्वयं के सिक्के जारी किए, और उन पर सिक्कों पर क्या चलाए थे? स्वयं के चित्र यहाँ पर जारी किए थे। आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। पहला ऑप्शन शुंग वंश दे के रखा है, सातवाहन वंश, जहां या मौर्य वंश, या फिर गुप्त वंश हम लोगों को यहाँ पर देखा है
जो देखने को मिलेगा। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि वह वंश के कौन से शासक हुआ करते थे। तो वह वंश सातवाहन वंश हम लोग को देखने को मिला था, कि जिस शासकों ने स्वयं के सिक्के तो जारी किए लेकिन स्वयं का चित्र भी बनाया था। तो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। और ये जो सातवाहन वंश हम लोगों को यहाँ पर देके रखा है, यदि आप लोगों से पूछेगा हु इज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, यानी सातवाहन वंश का संस्थापक हमें कौन देखने को मिलता है, तो फिर राइट आंसर होना चाहिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर सीमुख कौन देखने को मिलेगा, सीमुख हमें यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। और इसी सातवाहन वंश की खासियत रही कि हमें 23 प्रमुख शासक देखने को मिलते हैं। 23 प्रमुख शासक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इतना यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो हु इज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी इज नोन एज सीमुख। सीमुख इस वंश का संस्थापक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जितना आप सभी को याद होना चाहिए, गुप्त वंश का यदि संस्थापक के बारे में सवाल पूछ लेगा तो श्रीगुप्त इसका संस्थापक माना गया, श्रीगुप्त इसका संस्थापक माना जाता है। और जो इसका अंतिम शासक के जो प्रमाण हमें मिलते हैं, वो इसका अंतिम शासक हमें स्कंद गुप्त यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्कंद जो गुप्त के प्रमुख 6 बेटे हुआ करते थे, लेकिन 6 बेटों में से जो सबसे प्रसिद्ध जो इसका बेटा हुआ वो कौन हुआ करता था, भानुगुप्त। कौन हुआ, भानुगुप्त हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है। और मौर्य वंश का ये जो संस्थापक आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हुआ करता था, वही यहाँ पर मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। और सुंग वंश का ये जो संस्थापक अभी हम लोगों ने देखा पुष्यभूति सुंग, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें आज की क्लास का क्या देके रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देके रखा है सातवाहन वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी। यही सातवाहन वंश इनकी कैपिटल यानी इनकी राजधानी हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, ये प्रतिष्ठान देखने को मिलती है, विदिशा, पाटलिपुत्र या धनजी, क्या कैपिटल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को जितना याद होना चाहिएगा, ये जो सातवाहन वंश हुआ करता था, इसकी कैपिटल हम लोगों को यानी इसकी राजधानी हमें क्या देखने को मिलती, फिर राइट आंसर होगा कि प्रतिष्ठान। यह प्रतिष्ठान हमें इनकी राजधानी मुख्य रूप से देखने को मिलती है। पहले हम लोग यहाँ पर मौर्य साम्राज्य को पढ़कर आए हैं, मौर्य साम्राज्य को पढ़कर आए हैं। और आप सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य में कैपिटल हम लोगों ने पाटलिपुत्र को देखा था, पाटलिपुत्र को देखा था। फिर एक हमने मौर्य साम्राज्य की राजधानी वैशाली देखा था। और तीसरी हमने यहाँ पर आपके नियर जो आपके उज्जैन को हम लोगों को देखा ना, तो यह मौर्य राजवंश की प्रमुख राजधानियां हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हम लोगों से सातवाहन वंश की राजधानी यहाँ पर पूछ लिया था। फिर राइट आंसर होगा कि प्रतिष्ठान हमें सातवाहन वंश की राजधानी यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सातवाहन वंशों ने किस भाषा को अधिक प्राथमिकता दी थी। यानी जब सातवाहन वंश का समयकाल चल रहा था, उस समय उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन हुआ करती थी, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या पाली भाषा, कौन सी उनकी प्रमुख भाषा हुआ करती थी। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि जो सातवाहन जो वंश हुआ करते थे, उनकी प्रमुख भाषा हमें प्राकृत भाषा देखने को मिलेगी। कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा हमें देखने को मिलेगी। जो इससे पहले हम लोग यहाँ पर गुप्त वंश, कौन सा वंश पढ़कर आए हैं, गुप्त वंश पढ़कर आए हैं। आप सभी को याद होगा, यदि आपसे एग्जामिनर सवाल ये पूछ लेगा कि गुप्त साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो फिर राइट आंसर होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी देखने को मिलेगी, हमें पूरे संपूर्ण गुप्त काल की जो प्रमुख भाषा हमें संस्कृत देखने को मिलती है। ठीक है। लेकिन कई जगहों पर अपवाद में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो जहां पर गुप्त वंश हुआ करता था, उसकी जो निम्न वर्ग होता था, गुप्त वंश में जो निम्न वर्ग होता था, उसके द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। कौन सी भाषा का, प्राकृत भाषा का। लेकिन हमें मुख्य रूप से याद रखना है कि गुप्त वंश की जो प्रमुख भाषा देखने को मिलती है, वो हमें संस्कृत भाषा यहाँ से देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद यदि आप लोगों से मौर्य वंश के बारे में पूछेगा कि मौर्य वंश की प्रमुख भाषा कौन कौन सी देखने को मिली, तो मौर्य वंश में हमें 3 प्रमुख भाषाएं यहाँ पर देखने को मिली। एक हमें संस्कृत भाषा देखने को मिली, कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। एक हमें यहाँ पर पाली भाषा देखने को मिलेगी, और यहीं पर हमें एक मगधी भाषा, कौन सी भाषा, मगधी भाषा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये 3 प्रमुख भाषाएं हमें इसी मौर्य वंश के अंतर्गत देखने को मिलेगी।
यही पाली भाषा में आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश, जो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश यहाँ पर पाली भाषा में दिए थे। और यहाँ पर जैन गुरु हुए, जैन तीर्थकर हुए, तो जैन तीर्थ जो कर हुए आप सभी जानते हैं, जैन गुरु हुए, उन्होंने प्रमुख रूप से अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? राइट आंसर होगा कि उनके द्वारा उपदेश प्राकृत भाषा में यहाँ पर दिए गए थे। लेकिन हम लोगों से सातवाहन वंश की एक भाषा पूछा था, तो वो कौन सी भाषा हुआ करती थी? प्राकृत हुआ करती थी। आप सभी को इतना यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें आज की क्लास में जो दे के रखा है, देखिएगा जो नेक्स्ट प्रश्न हमें दे के रखा है, भारत में कुषाण राज्य की स्थापना का श्रेय कुजुल कड़फिसेस को दिया जाता है। और जब इसको इस वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है तो इसके भारत में अपनी सत्ता कहां पर स्थापित की थी? इसी कुजुल कड़फिसेस के द्वारा यह कौन से वंश का शासक हुआ करता था? ये कुषाण वंश का, कुषाण वंश हम सबको पता है कि इस वंश के शासकों के द्वारा जो इस वंश का जो संस्थापक माना गया, वो यहाँ पर कुजुल कड़फिसेस, कौन माना गया? कुजुल कड़फिसेस यहाँ पर माना जाता है। इस वंश का हमें मुख्य रूप से संस्थापक देखने को मिलता है। लेकिन इसी वंश का हमें दूसरा शासक विम कड़फिसेस देखने को मिला। कौन देखने को मिला? विम कड़फिसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यही विम कड़फिसेस के द्वारा क्या कार्य किया गया था आप सभी को याद होना चाहिए। इसी शासक के द्वारा आप सभी जानते हैं कि इसी शासक के द्वारा शीशे के कॉइन्स इसके द्वारा क्या किए गए थे? जारी किए गए थे। पहले तो आप लोगों को याद होना चाहिए। और यही शासक के द्वारा आप लोगों को ये भी याद होना चाहिएगा, नहीं माफी चाहेंगे, ये जो शीशे के सिक्के जारी किए गए थे, ये सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। कौन से वंश के द्वारा? सातवाहन वंश के द्वारा जारी किए गए थे। लेकिन आप लोगों को ये याद होना चाहिएगा कि जो यहाँ पर सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध जो सोने के जो सिक्के थे, जो कॉइन्स थे, वो विम कड़फिसेस के द्वारा जारी किए गए थे। विम कड़फिसेस के द्वारा क्या किए गए थे? जारी किए गए थे। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और यही शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया था। क्या दिया था? भूमि दान में दिया था। पहली बात तो इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। लेकिन जो हम लोगों से यह सवाल पूछा है कि इसने अपनी सत्ता कहां पर स्थापित की थी जब यह भारत में आया था, तो ये इस शासक के द्वारा काबुल और गांधार में अपनी सत्ता को स्थापित किया गया था। यानी सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी काबुल और गांधार में इसने जो अपनी सत्ता स्थापित यहाँ पर की थी। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोगों को क्या देख रखा है? बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। और चार प्रमुख आप लोगों को यहाँ पर ग्रंथ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले महाविभास सूत्र, चरक संहिता, माध्यमिक सूत्र या मिलिंद पनो। कौन से बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? यह किसको कहा जाता है? देखिएगा हमें मिलिंद पनो देखने को मिलेगा। और यह मिलिंद जो पनो में हमें क्या देखने को मिलेगा? आप सभी को याद होना चाहिए कि एक बौद्ध भिक्षु हुए। और इसी बौद्ध भिक्षु का नाम हुआ करता था नागसेन। क्या नाम हुआ? नागसेन एक बौद्ध भिक्षु माने गए। और एक यूनानी शासक, कौन सा शासक? एक यूनानी शासक हम लोगों को देखने को मिलेगा जिसका नाम था मिलिंद। क्या नाम था? मिलिंद हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इन दोनों की चर्चा, मतलब इन दोनों के द्वारा जो वार्तालाप हुआ था, जो वार्तालाप हम लोगों को देखने को मिले, वो मिलिंद पनो हमें एक ग्रंथ में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन माध्यमिक सूत्र के, यानी जो प्रमुख रूप से जो शून्यवाद की जो थ्योरी दिया था, शून्यवाद का जो मॉडल पेश किया था, वो नागार्जुन साहब ने दिया था। कौन ने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। ये इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। चरक संहिता के रचयिता आप सभी जानते हैं, मुख्य रूप से चरक माने जाते हैं। और महाविभास सूत्र, ये जो सूत्र है, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है। और इसको लिखा किसने था? इसके लेखक कौन माने गए? यदि आप लोगों से यह सवाल पूछेगा तो फिर याद रखना वसुमित्र। कौन माने गए? वसुमित्र मुख्य रूप से यहाँ पर माने जाते हैं। लेकिन हमारे सवाल का राइट आंसर होगा महाविभास सूत्र यहाँ पर होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है
हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है कि कुषाण वंश की द्वितीय कैपिटल यानी दूसरी राजधानी क्या मानी जाती है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए इसी कुषाण वंश की, ये जो कुषाण वंश हुआ, इसी वंश की जो पहली राजधानी मानी जाती है वो हमें मुख्य रूप से पेशावर, कहां पर देखने को मिली, पेशावर पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमें मुख्य रूप से दूसरी राजधानी यहाँ पर देखने को मिलेगी वो मथुरा, क्या देखने को मिली, मथुरा इसकी कैपिटल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो सवाल का राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मथुरा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह समझ में आ रहे होंगे। चलिएगा, और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, 7वीं शताब्दी में आचार्य गुणमती, यह दो आचार्य के बारे में याद होना चाहिए कि आचार्य गुणमती और आचार्य यहाँ पर स्थिरमती, ये दोनों जो आचार्य थे यह किस विश्वविद्यालय में हमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वल्लभी ये विश्वविद्यालय। तो वल्लभी विश्वविद्यालय हमें गुजरात में देखने को मिलेगा, कहां पर देखने को मिलेगा, तो हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। और उसी में एक जो सौराष्ट्र क्षेत्र हुआ, कौन सा क्षेत्र हुआ, एक सौराष्ट्र क्षेत्र हुआ, और इसी सौराष्ट्र क्षेत्र में हमें एक वंश देखने को मिलेगा, और उस वंश का नाम हुआ करता था मैत्रक वंश। कौन सा वंश हुआ, हमें एक मैत्रक वंश देखने को मिलेगा। कौन सा वंश, एक मैत्रक वंश हुआ। इसी मैत्रक वंश के शासक द्वारा वल्लभी एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। और यहीं पर हमें आचार्य गुणमती, ये जो आचार्य गुणमती हमें, और यहाँ पर आचार्य स्थिरमती, आचार्य स्थिरमती, ये दोनों विद्वान आचार्य हमें इसी विश्वविद्यालय में यहाँ पर क्या हुआ करते थे देखने को हम लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। अब हमें नालंदा, ये जो विश्वविद्यालय देखने को मिला, आप सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था, ये जो विश्वविद्यालय हमें देखने को मिलेगा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, इसका निर्माण आप सभी जानते हैं कि एक गुप्त वंश का शासक हुआ जिसका नाम था कुमार गुप्त। इसी शासक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और इसको नष्ट किसने किया था, तो याद होना चाहिएगा कि मुख्य रूप से एक गोरी हुआ करता था, और गोरी का एक गुलाम हुआ करता था, और ये जो गुलाम का नाम हुआ करता था बख्तियार खिलजी। कौन हुआ, बख्तियार खिलजी हुआ। इसी बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, इसी नालंदा ये विश्वविद्यालय को यहाँ पर नष्ट किया था, आप सभी को याद होना चाहिएगा। वहीं पर हम लोगों को यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय दे के रखा है, और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी हम लोगों को मुख्य रूप से बिहार में ही देखने को मिलेगा। ये विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय हुआ करता था, हमें प्राचीन भारत में एक पाल वंश देखने को मिलेगा। कौन सा वंश, पाल वंश। और इसी पाल वंश का जो संस्थापक देखने को मिला वो हमें गोपाल देखने को मिलेगा, और इस वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम हुआ करता था धर्मपाल। कौन हुआ, धर्मपाल। तो धर्मपाल के द्वारा यह पाल वंश का निर्माण किया गया था। लेकिन हमारे सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन ए, यानी वल्लभी विश्वविद्यालय में दोनों विद्वान आचार्य यहाँ पर हुआ करते थे। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, निम्नलिखित में इसके सातवाहन वंश के शासक ने जहाज को सिक्कों पर चित्रित करना जारी किया था। मतलब कि शासक ने जो जहाज के चित्रों का एक सिक्का, जो कोइंस यहाँ पर चित्रित जारी किए थे। आप लोगों से यह सवाल पूछा है, जहाज नामक सिक्के किस शासक के द्वारा, जो सातवाहन वंश का हुआ करता था, इनके द्वारा जारी किया गया था। तो यह मुख्य रूप से सातवाहन वंश का शासक हुआ करता था। लेकिन आप लोगों को यह भी याद होना चाहिएगा कि मुख्य रूप से हमें इसी सातवाहन वंश में हमें मुख्य रूप से 23 शासक देखने को मिलते हैं। तो 23 शासक का पॉसिबिलिटी नहीं है हम लोग यहाँ पर नाम पढ़ पाए, लेकिन इस 23 शासक में मुख्य रूप से हमें एक वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी देखने को मिलता है। इसी शासक के द्वारा जहाज रूपी सिक्के चलाए गए थे। तो हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और यह जो पहला शासक था, यह ऐसा पहला शासक था जिसने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया था, अपनी माता का नाम लगाया था। यानी इसी सातवाहन वंश में शासकों की एक पहचान हुआ करती थी कि ये अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम जोड़ लिया करते थे। आप सभी को इतना याद होना चाहिएगा। लेकिन हमारे सवाल का राइट आंसर भी होगा ये वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि परम सौगात थी? यह प्राचीन भारत में परम सौगात की उपाधि किस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की गई थी? आप सभी को याद होना चाहिएगा कि हमें एक वर्धन वंश देखने को मिला। कौन सा वंश? यह वर्धन वंश देखने को मिलेगा। वर्धन वंश के बाद मतलब इसी वर्धन वंश का जो संस्थापक माना जाता है वह पुष्य भूति वर्धन माना गया। कौन माना गया? पुष्य भूति वर्धन माना गया। इसके दो प्रमुख बेटे हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक राजवर्धन देखने को मिलेगा और एक हर्षवर्धन देखने को मिलेगा। राजवर्धन और एक हर्षवर्धन हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो राजवर्धन हुआ करता था, यह हर्षवर्धन का छोटा भाई, मतलब इसी हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई हुआ करता था वो राजवर्धन हुआ करता था। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और इसी शासक के द्वारा यहाँ पर परम सौगात का टाइटल यानी उपाधि ली गई थी। यहाँ पर भास्कर वर्मन हमें एक शासक देखने को मिलेगा। यह उस समय के जो आसाम क्षेत्र हुआ करता था, तो यह जो आसाम का शासक हुआ करता था, आप सभी को याद होना चाहिएगा। यहाँ पर शशांक दे के रखा है, तो ये शशांक मुख्य रूप से हमें गौड़वंश का शासक देखने को मिला। कहाँ का? हमें मुख्य रूप से गौड़वंश का यह यहाँ पर शासक देखने को मिलता है। आप सभी को याद होना चाहिए। हमारे सवाल का राइट आंसर होगा राजवर्धन। कौन होना चाहिएगा? राजवर्धन होगा, जिसने परम सौगात की यहाँ पर उपाधि क्या की थी? प्राप्त की थी। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है, सातवाहन वंश के शासकों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बने होते थे? किस धातु से हमें यहाँ पर बने हुए थे देखने को मिलते हैं? सीसा, पोटीन, तांबा या स्वर्ण मुद्राएं हमें देखने को मिलती है। सातवाहन वंश की जो मुद्रा हमें देखने को मिलती है वह सीसा से भी बनती थी, वह यहाँ पर पोटीन से भी बनती थी, और उसके बाद वह यहाँ पर तांबा से भी बनती थी। किन चीज से बनती थी? तांबा से भी हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। जब हम लोगों ने मौर्य काल पढ़ा था, तो मौर्य काल की जो राजकीय मुद्रा हमें देखने को मिली, जो राजकीय मुद्रा हमें देखने को मिलती, वह मुद्रा चांदी से मिलकर बनी होती। किस धातु की? चांदी से बनी होती थी। लेकिन मौर्य काल में मुद्रा को हम लोगों ने क्या कहा था? पण। क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था। आप सभी को याद होना चाहिए। और जो गुप्त साम्राज्य हुआ करता था, इसी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हमें जो यहाँ पर गोल्ड के कॉइन्स थे, इन्हें हम लोगों ने दिनार कहा था। क्या कहा था? दिनार कहा था। आप सभी को याद होना चाहिए। और जो सिल्वर कॉइन्स हम लोगों ने चलाए थे, चांदी के सिक्के जो यहाँ पर हम लोगों ने मुख्य रूप से चलाए थे, जिन्हें हम लोगों ने रूपक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? रूपक नाम दिया था। आप सभी को याद होना चाहिए। तो हमें इसी सातवाहन वंश के अंतर्गत हमें सीसा, पोटीन और तांबा के तीनों प्रकार के सिक्के देखने को मिले। लेकिन हम लोगों से सवाल पूछा है कि सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे, तो यह सर्वाधिक सीसा धातु के बने होते थे। किस धातु के? सीसा धातु के हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर इतना याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो हम लोगों को विचार करना है, और पहला हमें देके रखा है, गोमती पुत्र शात जो करणी ने नहपान को हराया था। क्या इसके द्वारा नहपान को हराया गया था? यह हमें बिल्कुल सही बात देखने को मिलती, क्योंकि एक शक वंश हुआ करता था और उसी शक वंश का एक शासक देखने को मिला था, नहपान। और इसी नहपान को हराने का कार्य किया था इसी सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक गोमती पुत्र सातकर्णी के द्वारा। अब सेकंड ऑप्शन हम लोगों को देख के रखा है, वशिष्ठ पुत्र श्री पुलवामी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था। यह बात बिल्कुल हमें यहाँ पर सही देखने को मिलती है। तीसरा ऑप्शन देख रखा है, श्री यज्ञ शातक जो करणी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया था। देखिएगा यह बात हमें यहाँ पर गलत देखने को मिलती है। केवल उसी सातवाहन वंश में, उसी जो सातवाहन वंश में हमें जो 23 शासकों के बारे में जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, इन 23 शासकों में एकमात्र शासक हुआ करता था जिसने स्वयं को ब्राह्मण का नाम दिया था, वो हुआ करता था यहाँ पर गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन हुआ? गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ। तो यह आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो यह वह शासक हुआ करता है जिसने स्वयं को क्या कहा था? एक ब्राह्मण का नाम दिया था। तो यहाँ पर यह दोनों सही हम लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर गलत होगा। श्री यज्ञ सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण नहीं कहा था, बल्कि गौतमी पुत्र सातकर्णी एक शासक हुआ करता है, इसने स्वयं को क्या कहा था? एक ब्राह्मण कहा था। आप सभी को इतना याद होना
चाहिएगा। चलिएगा पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देख रखा, मंदसौर प्रशस्ति के रचनाकार वत्स भट्ट किस मुगल शासक के दरबार में हुआ करते थे? किस मुगल शासक के जो जो दरबार में हमें यह वत्स भट्टी हमें मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। और यह मंदसौर जो अभिलेख है, मंदसौर प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति की जो प्रशंसा में लेख लिखे जाते हैं उसे हम लोग मुख्य रूप से प्रशस्ति नाम देते हैं। जैसे हम लोगों को एक प्रयाग प्रशस्ति क्या देखने को मिलेगा? एक प्रयाग प्रशस्ति देखने को मिलेगा। इसके रचयिता हमें हरिसेन माने गए। कौन माने गए? हरिसेन देखने को मिलेगा। और ये हरिसेन किस शासक के दरबार में हुआ करते थे? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दरबार में हमें यह देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो मंदसौर अभिलेख है इसके रचयिता हमें वत्स भट्टी कौन देखने को मिलेंगे? वत्स भट्टी यहाँ पर देखने को मिले। और यह किसके दरबार में हुआ करते थे? तो आपको याद होना चाहिए यह हमें मुख्य रूप से कुमार गुप्त के दरबार में देखने को मिलेंगे। कुमार गुप्त के दरबार में यह यहाँ पर हुआ करते थे। तो इतना आप सभी को याद होना चाहिए। और एक हम लोगों को उदयगिरी प्रशस्ति, यहाँ पर आप लोगों का उदयगिरी प्रशस्ति हमें यहाँ पर देखने को मिला, जो हमें मुख्य रूप से आप लोगों के एक राज्य हमें मुख्य रूप से यह उड़ीसा में देखने को मिलेगा। और जो इसके रचयिता हरिसेना माना गया। कौन माना गया? हरिसेना यहाँ पर मुख्य रूप से माना जाता है। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हमें मुख्य रूप से देखने को मिला। लेकिन ये मंदसौर जो प्रशस्ति जो जो लिखा था वो वत्स भट्टी ने लिखा था। और यह कुमार गुप्त के दरबार में हुआ करते थे। यानी सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिएगा पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है, सुंग वंश का अंतिम राजा कौन माना गया? तो इसी सोंग वंश का जो अंतिम राजा हमें देवभूति देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? देवभूति हमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का इंतजार कर रहा है और जो हम लोगों को दे के रखा है आप सभी को यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख राजा पुष्यभूति शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए और 2 अश्वमेध जो यज्ञ किए गए थे इसके बारे में जानकारी आप लोगों को देता है। सारनाथ का शिलालेख आप सभी जानते हैं, यह मुख्य रूप से सम्राट अशोक से संबंधित है। और सम्राट अशोक के बारे में यह हमें मुख्य रूप से जानकारी देता है। उनका नाम इसी में यहाँ पर क्या रखा गया है? धर्मशोक। क्या नाम रखा गया है? धर्मशोक के नाम से सम्राट अशोक को यहाँ पर जाना जाता है। हाथी गुफा अभिलेख आप सभी जानते हैं, यह हमें मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में देखने को मिला। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर बेस नगर का अभिलेख। और यह बेस नगर का जो अभिलेख है आप सभी जानते हैं यह मध्य प्रदेश के विदिशा में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के विदिशा में हम लोगों को देखने को मिलेगा। इतना आप सभी को याद होना चाहिए। और इसी बेस नगर में जब सुंग वंश हुआ करता था तो सुंग वंश के समय काल में एक हेलियोडोरस, कौन? हेलो एक मिनट, हेलियोडोरस नामक व्यक्ति आया था। और इसी हेलियोडोरस ने क्या किया था कि जब यह सुंग वंश के जो समय काल में जब यह मध्य प्रदेश में आया था तो जब यह विदिशा में रुका था, कहाँ पर रुका था? जब यह विदिशा में रुका था तो इस शासक ने क्या किया था? एक वैष्णव धर्म को स्वीकार किया। कौन से धर्म को? वैष्णव धर्म को स्वीकार किया था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। और इसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर एक गरुड़ गरुड़ स्तंभ बनाया गया था। कौन सा स्तंभ? गरुड़ यहाँ पर स्तंभ बनाया गया था। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और हमें मुख्य रूप से कि इसी पुष्यभूति सूंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, यह हमें संपूर्ण जानकारी यहाँ पर अयोध्या शिलालेख से प्राप्त होती है। कौन से शिलालेख से? अयोध्या शिलालेख से प्राप्त होती है। तो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है, कालिदास की सबसे प्रशिक्षित कविता माल विकाग्रमित्रम, ये जो विक्रम है इसमें किस सुंगवंश के शासक का हमें वर्णन देखने को मुख्य रूप से मिलता है? पुष्यभूति, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, पुष्यमित्र या हमें देवभूति के बारे में देखने को मिलेगा। आप सभी को याद होना चाहिए कालिदास की रचना माल विकाग्रमित्रम में हमें अग्निमित्र के बारे में संपूर्ण रूप से वर्णन देखने को मिलेगा। जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अग्निमित्र। चलिएगा पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, नानाघाट के शिलालेख पर किस सातवाहन राजा की विजयी गाथा का विवरण हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो नानाघाट का शिलालेख है आप सभी को याद होना चाहिए, यह मुख्य रूप से हमें महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिला। कौन से राज्य में देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेगा। और इसमें सातवाहन वंश की कौन से राजा की विजय गाथा का विवरण देखने को मिलेगा? कान्हा विशिष्ट पुत्र पुलमवी गौतमी पुत्र सातकर्णी या सातकर्णी के बारे में। तो यह हमें सातकर्णी के बारे में विजय गाथाओं का वर्णन हमें यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी को यहाँ पर देख रखा है, पुष्यभूति सुंग का उत्तराधिकारी का क्या नाम था? हम सभी जानते हैं कि ये जो पुष्यभूति सुंग ही इसी सुंग वंश का संस्थापक बना था, लेकिन इसका जो हमें उत्तराधिकारी कौन देखने को मिले? हमें देवभूति, भागभद्र या अग्निमित्र या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद होना चाहिए इसी पुष्यभूति सुंग का जो हमें यहाँ पर उत्तराधिकारी भागभद्र देखने को मिलता है। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा। और जो लास्ट रूलर देखने को मिला वो हमें देवभूति देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलेगा? देवभूति यहाँ पर हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम सबको यहाँ पर दे के रखा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन किसको माना जाता है? आप सभी याद होना चाहिए कि ये योग दर्शन के प्रतिपादक हमें मुख्य रूप से यहाँ पर पतंजलि देखने को मिलेंगे। कौन देखने को मिलेंगे? यहाँ पर जो पतंजलि देखने को मिलेंगे। यह यहाँ पर प्रश्न क्यों लिया गया है? क्योंकि यह जो पतंजलि हुआ करते थे यह पुष्यभूति सुंग के दरबार में हुआ करते थे। पुष्यभूति सुंग के यह दरबार में मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं। तो ये याद होना चाहिए। कई प्रकार के दर्शन हमें देखने को मिलेंगे, जैसे योग दर्शन यहाँ पर पतंजलि के द्वारा दिया गया। वहीं पर यदि सांख्य दर्शन कपिल मुनि, कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन यदि आपसे पूछ लेगा तो कपिल मुनि के द्वारा यह दिया गया था। वहीं पर योग यहाँ पर हमें न्याय दर्शन, कौन सा दर्शन? हमें यहाँ पर न्याय दर्शन पूछ लेगा तो यह महर्षि गौतम के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा? महर्षि गौतम के द्वारा दिया गया। आप सभी को याद होना चाहिए हमारे सवाल का राइट आंसर देखो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी पतंजलि के द्वारा यह योग दर्शन यहाँ पर दिया गया था। और यह अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क में, यह जो प्रश्न आप लोगों को देख रखा है आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है। आप लोगों से जो सवाल यहाँ पर जो पूछा है, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित एक अष्टाध्यायी यह हमें एक पुस्तक देखने को मिलती है, यह किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दे के रखें। यह क्या मुख्य रूप से अर्थशास्त्र, विधि, व्याकरण या औषधि, किनसे यह संबंधित है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे इस सवाल का जवाब देना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।